नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। फटाफट चलिए देख लेते हैं कि आज सोमवार को ग्लोबल मार्केट से हमारे बाजारों के लिए कैसे संकेत हैं। तो हालात बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डाली जाए, यहां पर हम देख रहे हैं भारी भरकम गिरावट नजर आ रही है। 17,160 के पास प्रेशर बना हुआ है। तकरीबन 200 अंक नीचे एसजीएक्स निफ्टी कारोबार कर रहा है। एशियन मार्केट्स की बात की जाए तो ये भी काफी हद तक सहमे हुए नजर आए हैं। जापानीज मार्केट पर नजर डाली, 670 अंकों की कमजोरी नजर आ रही है। कॉस्पी पर हमने प्रेशर बनता हुआ देखा है। इसके अलावा डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें, यहां पर हालांकि हम देख रहे हैं ये अपने आप को कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सपाट कारोबार हो रहा है, लेकिन बीते सत्र में यानी कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को अमेरिकी बाजार भारी भरकम गिरावट लेकर बंद हुए हैं। तो क्या कारण रहा इस तरह के प्रेशर का? कमोडिटी मार्केट में खासा एक्शन है, कहां नजर रखने की जरूरत है? इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, एक लंबे समय की छुट्टी के बाद आप आ रहे हैं। आई होप आपकी छुट्टियां अच्छी रही होंगी। बिल्कुल। बताइए, ग्लोबल मार्केट तो अच्छे संकेत नहीं दे रहा है, तो एग्जैक्टली क्या हुआ है? कमोडिटी मार्केट में कहां एक्शन? मॉर्निंग नेहा। और बहुत ही खराब इस समय माहौल बना हुआ है बाजार का, और वो इसलिए क्योंकि हम सब जानते भी हैं कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन बढ़ती हुई जा रही है। पिछले कई दिनों से ये टेंशन बढ़ रही है, और अब तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि कभी भी रशिया एक अटैक कर सकता है। यूएस की तरफ से वार्निंग हुई है। बाइडेन और पुतिन साहब के बीच बातचीत चल रही है। बाकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चल रहे हैं। बाइडेन और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के बीच भी बातचीत हुई है, पर कोई हल अभी तक नहीं निकला है। तो इसी के डर की वजह से आप देख रहे हैं कि अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स दबाव बना हुआ है, और वही डर है जो इस समय एशिया के मार्केट्स पर भी दबाव बना रहा है। यही हमने देखा, इंपैक्ट यूएस में भी आते हुए देखा था। वैसे देखें तो यही सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा इस हफ्ते बाजार पर। देखते हैं यहां पर कोई हल निकल कर आता है या नहीं। इसके अलावा काफी सारे अहम डेटा आने वाले हैं। यूएस का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आएगा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे, जापान और यूरोजोन के जीडीपी के आंकड़े आएंगे। इनफैक्ट जापान जीडीपी के आंकड़े तो आज ही आने वाले हैं। इसके साथ ही भारत, चीन और यूके का इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता है अगर आप रशिया यूक्रेन के अलावा भी एक्शन देखें। बट ऑफ कोर्स यही एक मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से हमने देखा कि फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट्स में भारी गिरावट दिखी। 500 अंक लुढ़क कर डाउ बंद होते हुए दिखा। इसके सामने S&P 500 1.9% नीचे था। बट सबसे ज्यादा बिकवाली आपने एक बार फिर से आईटी शेयर्स में देखी है। 3.25% नैस्डैक आपको टूटते हुए दिखा है। बॉन्ड यील्ड यहां पर हल्की नरमी है। 2% का लेवल छूने के बाद हमने देखा थोड़े फिसले 1.9% पे रहे। बट 2019 के बाद 2% का लेवल बॉन्ड यील्ड ने छुआ है, तो वहां से भी थोड़ा इंपैक्ट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा कि आईटी शेयर्स पर स्पेशली ज्यादा दबाव बना है। अच्छी शुरुआत हुई थी अमेरिकी बाजारों की, पर फिर से ये जो टेंशन की बात है वहीं से हमने देखा कि गिरावट आई। जो रूस और यूक्रेन की बात चल रही है, और ज्यादा इंपैक्ट हमने एयरलाइन शेयर्स पर देखा। अब एयरलाइंस बात कर रही है कि शायद यूक्रेन का एयर स्पेस वो नहीं यूज करेंगी, तो ट्रैवल कॉस्ट बढ़ेंगी। बाकी ट्रैवल शेयर्स में भी आपने दबाव बनते हुए देखा, तो वहां पर ही भारी गिरावट थी। पर एनर्जी शेयर्स में आपने एक बार फिर से बड़ी खरीदारी बनती हुई देखी है। इनफैक्ट यूरोप की बात करें तो अमेरिका जितना दबाव नहीं था, बट यूरोप के बाजार भी आपको सुस्ती में दिखे। कच्चे तेल में बड़ा एक्शन है। पिछले हफ्ते जबरदस्त उछाल के बाद आज सुबह देखिए $95 पर आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट $96 पर इस समय ब्रेंट आ गया है। तो बड़ा उछाल वहां पर आपको दिख रहा है। लग रहा है कि $100 की तरफ ये एक मूव करते हुए दिख सकता है अगर रशिया यूक्रेन की टेंशन बढ़ी रही। गोल्ड में भी थोड़ी खरीदारी हुई है। सेफ हेवन बाइंग आप कह सकते हैं। 3 महीने की ऊंचाई के करीब आपको गोल्ड आते हुए दिख रहा है, तो वहां पर भी एक्शन है। और डॉलर इंडेक्स भी मजबूत हो रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल बाजारों के संकेत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी पर भी आपको बड़ा कट है, और जब तक ये यूक्रेन रशिया के मामले का कोई सल्यूशन नहीं दिखता है, तब तक ये डर बना रहेगा। बिल्कुल, और यही एक आप कह सकते हैं कि हलक का कांटा बन गया है, और जिस कारण से पूरा इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट है बिल्कुल हिला हुआ है। शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो ग्लोबल अपडेट्स रखने के लिए। इनफैक्ट ये मामला कितना गंभीर है, अगर रशिया यूक्रेन पर हमला करता है तो उसका असर क्या हो सकता है मार्केट्स पर, भारतीय बाजार कितना अफेक्टेड होगा, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जी जुड़ चुके हैं। अजय सर, गुड मॉर्निंग सर। आप ग्लोबल मार्केट्स की, ग्लोबल पॉलिटिक्स की, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की बहुत तगड़ी पकड़ रखते हैं सर। ये तो डर के कारण हम देख रहे हैं कि इक्विटी मार्केट फिसलता जा रहा है, कच्चा तेल सोना भागता चला जा रहा है। अगर अटैक होता है या ये अटैक टल जाता है, क्या इंपैक्ट होगा सर हमारे मार्केट में? नेहा जी, अगर टलता है, अगर कुछ करार हो जाता है आपस में, तो काफी स्ट्रॉन्ग रिस्क ऑन आता है मार्केट्स में आएगा। जो जियोपॉलिटिकल एक डिस्काउंट चल रहा है मार्केट में, वो उठ जाएगा और कमोडिटीज की प्राइसेस नीचे आएंगी। क्यों ये है? क्योंकि रशिया देखिए तो
विश्व का तीसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, गैस में बहुत हाई है और यूरोपियन डिपेंडेंस उस पर बहुत हाई है। यूरोप की 40% से ज्यादा गैस रशिया से आती है, 20% से ज्यादा तेल वो रशिया से लेते हैं और ग्लोबल प्रोडक्शन में देखें तो रशिया 10% विश्व का कॉपर और 10% विश्व का एल्यूमिनियम बनाता है। 2018 में अगर आप याद करें जब रूसाल उनके एल्यूमिनियम कंपनी पे कुछ दिनों के लिए सैंक्शंस लगे थे, एल्यूमिनियम का मार्केट बिल्कुल भाग गया था और यूएस को ही वो सैंक्शन हटाने पड़े थे क्योंकि बहुत बड़ा है वो रशिया का एल्यूमिनियम और कॉपर। तो कमोडिटीज अभी बढ़े हुए हैं, मार्केट्स गिरे हुए हैं, रशिया के मार्केट भी डाउन है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इन सब पे असर आएगा अगर कुछ करार हो जाता है और ये खतरा टल जाता है। अगर इन्वेजन आता है तो रशिया इतना बड़ा इकोनॉमी भी नहीं है, ना मार्केट है। यूक्रेन तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, 180 बिलियन का उसका जीडीपी है, मार्केट का कुछ ओवर ग्लोबल इंडिसेस में कुछ भी हिस्सा नहीं है। रशिया भी 1% से थोड़ा ज्यादा है। तो शॉर्ट टर्म कुछ कंपनियों पे असर आएगा, जर्मन के मार्केट पे असर आएगा, ईस्टर्न यूरोपियन मार्केट्स पे आएगा, बट हमने 2014 में देखा था, 2009 में, 2004 में भी जब पीछे ऐसे हुआ है, जॉर्जिया पे आक्रमण हुआ या क्रीमिया पे आक्रमण हुआ, शॉर्ट लिव्ड ही होता है, ये बहुत जल्दी से बचा लिया जाता है। इस बारी प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ी हुई थी और उसमें तेल की कीमतें, एल्यूमिनियम, कॉपर की कीमतें बढ़ने से इन्फ्लेशन और बढ़ेगी और रिस्क जो है कि इस बारी बहुत ज्यादा ब्रॉडकास्ट किया है यूएस ने और डोमेस्टिक प्रेशर से भागने के लिए पुतिन और बाइडेन कुछ यहाँ पे ओवर एस्टिमेशन ना हो जाए और कुछ गलती ना हो जाए, ये सबसे बड़ा रिस्क है। बाकी कुछ होने नहीं वाला है, ज्यादा पॉस्चरिंग ही हो रहा है दोनों तरफ। ठीक है, अब अजय सर अगर आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को ये बता सके कि भारतीय बाजारों के लिए इसके क्या मायने हैं, क्या निवेशकों को कुछ अलग से कदम उठाने की जरूरत है अपने पोर्टफोलियो को इरोड होने से बचाने के लिए, उसमें जो वैल्यू है उसको इरोड होने से बचाने के लिए? देखिए, बड़ा इशू फेड का रेट हाइक रहेगा जो ऑलरेडी मार्केट में अब डिस्काउंट हो चुका है ज्यादातर। रशिया का इशू इतना बड़ा नहीं है हमारे लिए, तो ज्यादा इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स पे नहीं है। कुछ कंपनीज का रशिया को एक्सपोर्ट काफी ज्यादा है, उन पे असर आएगा शॉर्ट टर्म में, बट बहुत शॉर्ट टर्म का इसका इम्पैक्ट है। यूक्रेन का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है ग्लोबल इकोनॉमी में, तो इससे ज्यादा घबराना नहीं है। एफआईज क्या पैसे निकालेंगे, वो तो निकालते ही रहे हैं और डोमेस्टिक सामने से खरीद रहे हैं, उसमें कोई एक्सेलरेशन हमें नहीं दिखती इसके कारण, बट फेड का खतरा ज्यादा है। सर थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कितना महत्वपूर्ण है ये जो ये यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है। ऑफ कोर्स इन्होंने तो एक डर दूर कर ही दिया कि बहुत ज्यादा घबराने की भारतीय बाजारों को या भारतीय निवेशकों को ज्यादा जरूरत नहीं है। चलिए फटाफट देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैसा प्रदर्शन दिखा। इंटरेस्टिंगली कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से खरीदारी 109 करोड़ के आसपास दिखी, बिकवाली डीआईआईज की तरफ से आई है तकरीबन 700 करोड़ के आसपास। वहीं एफएनओ स्पेस में देखा जाए तो एफआईआईज की तरफ से 432 करोड़ की हमने बिकवाली आते हुए देखी है। तो अब जिस प्रकार के दबाव भरे संकेत मिल रहे हैं, हालांकि एफआईआईज की तरफ से कुछ खरीदारी दिखी है, ऐसे में आज घरेलू बाजार में किस प्रकार के संकेत हैं, क्या रणनीति अपनाने की जरूरत है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर गुड मॉर्निंग। अभी कुछ देर पहले अजय बग्गा सर से बात हो रही थी, उन्होंने एक चीज तो अच्छी कही कि हमारे मार्केट्स को या हमारे दर्शकों को, निवेशकों को बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो यूक्रेन और रशिया की समस्या है। लेकिन ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट है, वो यहाँ परेशान दिख रहे हैं, तो हमारे मार्केट रिएक्ट करते हुए दिख सकते हैं। सर आपको क्या लगता है आज रेंज क्या रहेगी, क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए संकेत कमजोरी के हैं सब तरफ से, चाहे वो ये रशिया यूक्रेन का मामला हो या फिर अमेरिकी बाजारों का। हमारे यहाँ के डेटा भी अगर आप देखें तो थोड़ी तरफ कमजोरी की तरफ ही इशारा करते हुए दिख रहे हैं। भले ही लंबे समय बाद कैश मार्केट में छोटा ही सही लेकिन खरीदारी का आंकड़ा है, लेकिन उसके सामने वायदा कारोबार में स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स वापस एफआईज ने बेचे ही हैं। तो ऐसा कोई रिलीफ वाली बात है नहीं। घरेलू फंड ने लंबे समय बाद 700 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा दिखाया है, तो सेल ऑन राइज का मार्केट बनता हुआ दिख रहा है।
तो ऊपरी स्तरों पर आपको लगातार प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की संभावना तो ही। ऐसे में मुझे लगता है कि गैप से खुलने के बाद पहला सपोर्ट रेंज जो मिलेगा बाजार को मिलेगा 17,125 17,200 की रेंज में। इसके नीचे जाने पर ही समस्या थोड़ी सी बढ़ेगी, अदरवाइज इस रेंज में बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। यहाँ तक ऊपरी स्तरों का सवाल है 17,300 17,375 अब रुकावट का काम करेगी आज के लिए। इसके ऊपर निकलने पर ही हल्की फुल्की मजबूती के संकेत आते दिखेंगे, जिसकी संभावना चूंकि कम नजर आती है। आप 150 पौने 200 पॉइंट नीचे खुलने के संकेत दिखा रहे हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 38,500 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे लगभग होल्ड किया है। वहां पर आज उसके नीचे हम खुलेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ी कमजोरी तो होनी है। 38,000 तुरंत सपोर्ट है और अगर उसके नीचे गए तो 37,700 37,850 ये सपोर्ट रेंज के तौर पर है और ऊपरी स्तरों पर 38,725 38,850 ये ऊपरी तरफ रुकावट के लेवल है। तो बेसिकली बाजार में जो एक सबसे बड़ी चेंज दिख रही वो ये है कि बाय ऑन डिप से सेल ऑन राइज वाला मार्केट बनने की कोशिश कर रहा है। तो अब मेरे ख्याल से इस हफ्ते काफी हद तक बाजार के ट्रेंड का क्लियर कट अंदाजा लग जाएगा, लेकिन फिलहाल जो हफ्ते की शुरुआत करने के लिए संकेत है वो डेफिनेटली कमजोरी के। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कौन सी रेंज में निफ्टी बैंक निफ्टी में आज कारोबार करने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। एलआईसी ने आईपीओ के लिए सेबी में डीआरएचपी फाइल कर दिया है। एलआईसी के आईपीओ से जुड़ी और जानकारी लेकर मेरे सहयोगी अनुराग शाह इस वक्त मेरे साथ हैं। अनुराग, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कितना हिस्सा बेचने की तैयारी है और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, देश का सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी जिसका डीआरएचपी जो है वो सेबी में फाइल हो गया है और डीआरएचपी के मुताबिक 5% हिस्सा जो है वो आईपीओ में ऑफर किया जाएगा, 31.5 करोड़ शेयर, और ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा। नए शेयर कोई भी जारी नहीं किए जाएंगे। और डीआरएचपी में और जो डिटेल बताई गई है, सबसे बड़ी डिटेल है एम्बेडेड वैल्यू। जो एम्बेडेड वैल्यू आई है डीआरएचपी के मुताबिक वो है 5,40,000 करोड़ 30 सितंबर 2021 तक की एम्बेडेड वैल्यू। अब इस एम्बेडेड वैल्यू के ऊपर मल्टीपल जो लगेगा और उसके बाद जो है कंपनी का वैल्यूशन तय होगा। वो आरएचपी आने वाले दिनों में जब फाइल होगा तब वहां पर वैल्यूशन कंपनी का पता चलेगा। इसके अलावा डीआरएचपी में यह भी बताया गया है कि पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% तक का रिजर्व कोटा होगा, रिटेल निवेशकों के लिए 35% तक का कोटा होगा, अधिकतम कर्मचारियों के लिए भी 5% तक का कोटा होगा। ये तमाम जानकारी जो है डीआरएचपी में बता दी गई है। इसके अलावा जो न्यू बिजनेस प्रीमियम है FY21 का, वहां पर एलआईसी का जो मार्केट शेयर है वो 66% है। एलआईसी के जो पॉलिसी होल्डर्स की संख्या है वो करीब 30 करोड़ है। इसके अलावा एक और चीज जो बताई गई है कि एलआईसी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 37 लाख करोड़ है और इक्विटी में जो निवेश है वो 10 लाख करोड़ तक है। तो काफी बड़ा डेवलपमेंट है जिसका बाजार लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था कि डीआरएचपी कब फाइल होगा, क्योंकि जो सरकार का विनिवेश का टारगेट है उसमें एलआईसी का आईपीओ आना बहुत जरूरी था। तो ये डीआरएचपी में क्लियर कर दिया गया है कि 5% तक का जो हिस्सा है वो ऑफर किया जाएगा आईपीओ में और डीआरएचपी सेबी में फाइल हो गया है। चलिए, तो ये वो डिटेल्स हैं जो एलआईसी के आईपीओ को बहुत ही खास बनाते हैं। अनुराग, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल्स रखने के लिए। अब स्टॉक्स एंड न्यूज का हो गया है वक्त और मेरे सहयोगी वरुण दुबे इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताइए, शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे? गुड मॉर्निंग नेहा। तो एक निफ्टी की कंपनी, बाकी एफएनओ स्टॉक्स के नंबर्स आए हैं, जिसमें क्विकली मैं आपको बताता हूँ कि ओएनजीसी के नंबर्स जो है वो मिले जुले रहे हैं। यहाँ कंपनी का मुनाफा जो है वो हमारे अनुमान से बेहतर आया है, कंपनी की आय जो है वो भी हमारे अनुमान से बेहतर है, लेकिन मार्जिन जो है वो हमारे अनुमान से थोड़े कम 52.2% के आसपास आए हैं। 53.8% का अनुमान था। ₹1.75 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। अशोक लेलैंड अनुमान से थोड़े कमज़ोर हैं। रेवेन्यूज़ केवल 15% बढ़े हैं, इससे ज़्यादा के आसपास के अनुमान था। एबिटा जो है उसमें केवल कुछ हद तक की बढ़ोतरी हुई है और कंपनी ने नुकसान किया है, प्रॉफिट किया है करीब 6 करोड़ के आसपास का। हालांकि थोड़े बहुत लेस देन एस्टिमेट्स ही नंबर्स है। इसके अलावा हनीवेल ऑटोमेशन, यहाँ भी लेस देन एस्टिमेट्स नंबर्स है। रेवेन्यू जो है उसमें करीब 1.6% की गिरावट है। एबिटा 35% गिरा है और मार्जिन्स में भी गिरावट है और मुनाफा जो है उसमें 40% के आसपास की गिरावट आई है। वोल्टास बिलो एस्टिमेट, रेवेन्यूज जो है 10% गिरे हैं, मार्जिन्स में गिरावट, मार्जिन्स में बढ़ोतरी इनफैक्ट 7% से बढ़ के 8.7%, मुनाफा जो है 25% गिरा है। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर थोड़े वीक है, रेवेन्यूज महज 1% बढ़े हैं, मार्जिन्स 40% से गिर के 24% और 172 करोड़ पे कंपनी का मुनाफा आया है। और मुथूट फाइनेंस थोड़े डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स है, टोटल इनकम 5.7% बढ़े हैं, ग्रॉस एनपीएस जो है
वो करीब करीब 3.82% के आसपास आ गए हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपको नजर रखनी है। ओके, और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर नजर रखने की आज जरूरत है, एंड रिजल्ट्स के बास्केट से क्या कुछ निकलता हुआ दिख रहा है? ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच चुके हैं हम रिजल्ट सीजन के, तो अच्छा। हाँ, इक्का दुक्का ही आएंगे, अब आएंगे। तो पिछले हफ्ते पूरा हो गया है। ओके। तो इस हफ्ते अभी आज कोल इंडिया, आयशा मोटर, ग्रासिम आने वाले हैं, और एफएनओ में अदानी एंटरप्राइजेस, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इप्का लैब, मन्नापुरम फाइनेंस, एनबीसीसी आने वाले हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज नतीजे तो है, साथ साथ अंतरिम डिविडेंड की घोषणा यहाँ कंपनी कर सकती है। स्पंदना स्फूर्ति नतीजों के साथ साथ प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर विचार होगा। पॉलीप्लेक्स नतीजों के साथ साथ अंतरिम डिविडेंड पे कंपनी विचार करने वाली। याद रखिए, तीसरा अंतरिम डिविडेंड है। सीपीआई डब्ल्यूपीआई के नंबर्स आने वाले हैं। इसके अलावा कोरोमंडल इंटरनेशनल आईटीसी डिविडेंड की एक्स डेट है, वहाँ पे नजर रखिएगा। बैंकिंग काउंटर्स, खासकर पीएसयू बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जो प्राइवेट में है, उस पर आपको नजर रखना है, क्योंकि एबीजी शिपयार्ड और कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर की है। कुल 28 बैंक के साथ करीब 22,840 करोड़ के आसपास का धोखाधड़ी का मामला जो है वो दर्ज किया गया है। एफएमसीजी कंपनीज पे नजर रखेगा, क्योंकि खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसमें कटौती की गई है। कटौती की समय सीमा जो है उसको 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। तो काफ़ी सारे ड्यूटीज चेंज की गई है, काटी गई है, तो उसके चलते नजर रखेगा। डॉक्टर रेड्डीज नोवार्टिस इंडिया के साथ भारत में चुनिंदा ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डॉक्टर रेड्डीज ने करार किया है। आईआरसीटीसी, आज से सभी ट्रेनों में तैयार भोजन जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। अब तक 80% के आसपास की सुविधा थी। टीसीएस बायबैक का रिकॉर्ड डेट आ चुका है, 23 फरवरी का यहाँ पे फिक्स किया गया है। फंड एक्शन में टीवीएस मोटर्स में सुंदरम क्लेटन ने 95 लाख शेयर बेचे हैं। पीबी फिनटेक में आलोक बंसल, इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उन्होंने करीब 28.58 लाख शेयर बेचे हैं। सैटिन क्रेडिट में एक फंड की तरफ से खरीदारी हुई है, और स्टॉक क्राफ्ट में एक फंड की तरफ से बिकवाली हुई है करीब 1.5 लाख के आसपास के शेयर्स की। चलिए, थैंक यू सो मच वरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, और किन किन स्टॉक्स में खबरों के दम पर एक्शन रहेगा वो दर्शकों को बताने के लिए। अब वक्त हुआ है ट्रेडिंग कॉल्स का। चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन है कि आप इंडसइंड बैंक खरीद के चले। 1057 का टारगेट देख रहे हैं वही आनंद राठी सिक्योरिटीज। आयशर मोटर्स खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 2500 का स्टॉप लॉस, 2750 का टारगेट। चलिए, अब एक्सपर्ट की राय आपके सामने रख देते हैं, और बाजार पर स्ट्रैटेजी और शेयरों पर रणनीति सुझाने के लिए आज हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। आज के मार्केट के लिए आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी हमारे दर्शकों के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। नेहा जी, देखिए, बाजार में थोड़ा सा एक मूड एंड माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। उसीलिए एक शॉर्ट टर्म के लिहाज से बिकवाली का ट्रेड है। निफ्टी में हमारा ये मानना है कि यहाँ पे 17,200 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 17,450 का लेवल जब तक पार नहीं होता है तब तक एक दबाव देखने को मिलेगा। अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो 17,450 के ऊपर ही खरीदारी करने की सलाह होगी। फिलहाल के लिए यहाँ पे 17,200 तक के टारगेट के लिए बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। वहीं बैंक निफ्टी में भी देखिए थोड़ी बिकवाली ज्यादा हमें नजर आ रही है। यहाँ पे 38,000 तक के लेवल यहाँ पे नजर आ सकते हैं। 38,700 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आज के जो दोनों ही ट्रेड जो हमारे रडार पे हैं, दोनों इनफैक्ट सेल साइड में ही है। बाटा इंडिया ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे एक ट्रेंड थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। 1890 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं 1800 के टारगेट के लिए। वहीं दूसरा जो है वो फाइनेंशियल स्पेस से L&T फाइनेंस होल्डिंग, ये लगातार एक अंडर परफॉर्मर साबित हुआ है। इसे बिकवाली करके चल सकते हैं 75 के स्टॉप लॉस से 72 के टारगेट के लिए। पॉइंट टेकन। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज इक्विटी मार्केट में कहां कहां कमाई के मौके मिल सकते हैं। तो आज मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा की रिकमेंडेशन है कि आप सोना खरीद के चले। बीते सत्र में शुक्रवार को 49,102 के पास सोना तगड़ी स्ट्रेंथ लेकर बंद हुआ था। अभी भी 3 महीने के हाइस पर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना खरीद के चले 48,900 के पास, 49,350 के टारगेट के लिए। सिमिलरली चांदी में भी खरीद की रिकमेंडेशन है। मार्च वायदा MCX पर 62,600 के पास खरीद के चले। टारगेट आपको लगाना है 63,800 का। कच्चे तेल जनवरी वायदा में भी यहां पर खरीद की रिकमेंडेशन है 6,950 के पास, 7,250 के टारगेट के लिए। तो इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद हम आपके लिए पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडिया।